अगली वीडियो है RAS 2022 के लिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। ध्वनि तरंगे ये एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे और संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यह अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं, अतः इनका संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ये कौन सी हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं, इनका संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में हो सकता है। ये तरंगे किसी भी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे किसी भी वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती हैं। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे होती हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। हमारे कान इन तरंगों को सुन नहीं सकते। भूकंप के दौरान उत्पन्न होती हैं अपश्रव्य तरंगे। अब बात आती है श्रव्य तरंगे। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उन्हें श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो जैसे ये इंफ्रासाउंड है, जो ह्यूमन हियरिंग होगी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये अल्ट्रासोनिक हो गई 20 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक डायग्नोस्टिक ये वाली तरंगे हैं। अगली बात आती है पराश्रव्य तरंगे। आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। हमारे कान नहीं सुन सकते। कुत्ता, कीट, चमगादड़, डॉल्फिन इनको सुन सकते हैं। सर्वप्रथम गाल्टन ने पराश्रवी ध्वनि तरंगों को उत्पन्न किया था। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, लेड जिरकोनेट में विद्युत धारा प्रवाहित करके उन्हें उत्पन्न किया जा सकता है। इस घटना को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इन ध्वनि तरंगों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी के लिए, जहाज़ों में सोनार तंत्र, समुद्री गहराई व हिमशैलों का पता लगाया जाता है। जहाज़ों में सोनार तंत्र, समुद्री गहराई व हिमशैलों का पता लगाया जाता है। वायुमंडल में स्थित कोहरे की मात्रा को कम करके विमानों को सुरक्षित उतारा जा सकता है। वायुमंडल में स्थित कोहरे की मात्रा को कम करके विमानों को सुरक्षित उतारा जा सकता है। इनका प्रयोग जीवाणुओं को नष्ट करने हेतु भी किया जाता है, जिससे कोई फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में। तो इन तरंगों का, ध्वनि तरंगों का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में सोनोग्राफी, जहाज़ों में सोनार तंत्र आदि में। अब बात करते हैं ध्वनि की चाल। ठोस में ध्वनि की चाल अधिक, जबकि गैस में ध्वनि की चाल कम होती है। ध्वनि की चाल, ठोस में ध्वनि की चाल अधिक जबकि गैस में कम होती है। ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता व घनत्व पर भी निर्भर करती है। प्रत्यास्थता बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल बढ़ती है, घनत्व बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल घटती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। V बराबर √E/d। मटेरियल एयर में, जैसे स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या होगा? 343 होगा। वुड में होगा 3960 और वाटर में होगा 1493। तो आपको लग रहा होगा कि सॉलिड, द्रव, गैस, अगर स्पीड ऑफ साउंड की अपन बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की, तो इसमें निकल के आता है कि जो सॉलिड है उसमें ज़्यादा होती है। देन उसमें अगर लिक्विड की बात करें तो देन उसमें लिक्विड से ज़्यादा होती है, और लिक्विड मीडियम में उसकी तुलना में, गैस की तुलना में लिक्विड मीडियम में ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ साउंड। अब बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि का वह लक्षण जिससे ध्वनि के तेज या धीमी होने की पहचान की जाती है। आयाम बढ़ने के साथ ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। सामान्य फुसफुसाहट जो हम बात करते हैं वो 15 से 20 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप जो अभी मैं बात कर रहा हूँ 50 से 60 डेसिबल। प्रदूषण की श्रेणी होती है यदि 80 dB से अगर ज़्यादा है, डेसिबल से ज़्यादा है, तो प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। सर्वाधिक ध्वनि की तीव्रता समुद्रों में जहाज़ों को रास्ता बताने वाले सायरन की होती है। अब बात करते हैं, जैसे 10 dBA है तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग 10 dBA। फॉलिंग लीव्स जो ये 10 dBA की हो जाएगी। सॉफ्ट वाटर 20 dBA। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मूविंग फायर क्रैकर्स की आवाज़ 135 dBA की होती है। प्लेन टेक ऑफ करता है तो 150 dBA की रहती है। थंडर स्टॉर्म जो बिजली कड़कती है 120 dBA की होती है। रॉक कंसर्ट जो होता है 100 dBA के आसपास होता है। मूविंग डीजल ट्रक जब जाता है तो 85 dBA की बात करता है। अगर 2 आदमी बात करते हैं तो 60 dBA के आसपास बात करते हैं।
ध्वनि का तारत्व है, ध्वनि का वह लक्षण जिससे उसके मोटे व भारी होने का पता लगाया जा सकता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति बढ़ने के साथ आवाज़ पतली होती जाती है। तो जैसे लड़कियां बोलती हैं तो लड़कियों की आवाज़ की जो आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। महिलाओं में ध्वनि का तारत्व अधिक होने के कारण आवाज़ पतली होती है। अब बात करते हैं ध्वनि की गुणवत्ता की। समान आयाम एवं आवृत्ति की ध्वनि तरंगों में विभेद उसकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। समान आयाम एवं आवृत्ति की ध्वनि तरंगों में विभेद उसकी गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। ध्वनि तरंगों का परावर्तन। जब ये ध्वनि तरंग किसी माध्यम की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई माध्यम है, यहाँ पे कोई ध्वनि आई और यहाँ पे टकरा कर वापस निकल गई, तो इसे कहेंगे ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन हेतु बड़ी परावर्तक सतह की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो ये बहुत बड़ी सतह होनी आवश्यक है। इस वजह से उसका परावर्तन आसानी से हो जाता है। प्रतिध्वनि। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है और हमारे कान 0.1 सेकंड में आने वाली ध्वनि तरंगों में विभेद नहीं कर सकते। अतः प्रतिध्वनि हेतु स्रोत और श्रोता तथा परावर्तक सतह के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी आवश्यक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बोल रहा है और इसने यहाँ पे बोला, यहाँ से टकरा कर ये आवाज़ ये वाल दीवार के आसपास पहुँची, देन इसके बाद वापस यहाँ पर पहुँची। अगर इसको सही क्लैरिटी आवाज़ सुननी है तो यहाँ पे 17 मीटर से ज़्यादा गैप होना चाहिए। 17 मीटर से कम होगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, सही से क्लैरिटी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, हमारे कान 0.1 सेकंड में आने वाली ध्वनि तरंगों में भेद नहीं कर पाते। तो प्रतिध्वनि हेतु स्रोत और श्रोता परावर्तक सतह के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होना जरूरी होता है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। जब ध्वनि की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो मान लो ये कोई सतह है, यहाँ पे कोई ध्वनि आई, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन जैसे कोई सतह से निकलेगी तो हो सकता है ये अपना मार्ग चेंज कर दे। तो इसे क्या कहा जाएगा, ध्वनि का अपवर्तन। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है और यहाँ पे एयर है, अगर यहाँ से ये अभिलंब हो गया तो यहाँ से अगर ये ध्वनि इस तरह से आई, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अभिलंब से ये ज़्यादा दूर, यहाँ कम था, यहाँ पे ज़्यादा गैप हो गया। और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अगर मान लो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर सघन माध्यम है, यहाँ पे एयर है, ये अभिलंब है, यहाँ पे अगर सीधी ये आ रही है तो अभिलंब की ओर उल्टा पास में हो जाएगी। अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन के बजाय रात को दूर तक सुनाई देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रात को ज़्यादा दूर तक आवाज़ क्यों सुनाई देती है, जैसे आपने देखा होगा दिन में तो आपका घर अगर 2-3 किलोमीटर के आसपास है रेलवे ट्रैक से, रेलवे प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे आपको दिन में तो सुनाई आवाज़ नहीं देती है ट्रेन आने जाने की, लेकिन रात को आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि दिन में रात में थोड़ा विरल माध्यम हो जाता है और आसानी से सुनाई दे पाता है। अब ध्वनि का व्यक्तीकरण। जब समान आयाम एवं आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इसे ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। ठीक है, जब समान आयाम और आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इसे ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। ध्वनि के व्यक्तीकरण की दो स्थितियां होती हैं। समपोषी व्यक्तीकरण, जब समान आयाम और आवृत्ति की दो तरंगें एक ही कला में, एक ही फेज में हों, किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसका आयाम बढ़ जाता है, उसकी तीव्रता अधिकतम होती है। विनाशी व्यक्तीकरण, जब समान आयाम एवं आवृत्ति की दो तरंगें विपरीत कला में एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसका आयाम घट जाता है और उसकी तीव्रता न्यूनतम होती है। उदाहरण, पांडाल में किसी स्थान पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है और किसी स्थान पर तीव्रता न्यूनतम होती है। समुद्र में अनेक स्थानों पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसलिए साइलेंस जोन बनते हैं। रेडियो में ध्वनि की तीव्रता किसी स्थान पर कम तो किसी स्थान पर अधिक होती है। अब बात करते हैं अनुनाद की। जब कोई पिंड मुक्त रूप से दोलन कर रहा हो
और उस पर समान आवृत्ति से बाह्य बल आरोपित किया जाए तो इस पिंड का आयाम बढ़ जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं। जब कोई पिंड मुक्त रूप से दोलन कर रहा है और उस पर समान आवृत्ति से बाह्य बल आरोपित किया जाए तो उस पिंड का आयाम बढ़ जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की तरंगें मुक्त रूप से दोलन करने वाले पिंड में अनुनाद उत्पन्न करती हैं। उदाहरण, रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सैनिकों को पुल पर कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। अगर कदम से कदम मिलाएंगे तो उसमें उसका आयाम जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो पुल टूट जाएगा। इतिहास में लिखा है तानसेन जब गीत बजाता था तब सीते चटक जाते थे। इसकी भी व्याख्या अनुनाद से ही की जा सकती है। तो आपको समझ आ रहा होगा अनुनाद क्या होता है और इसको हम इस वजह से हमको पढ़ना ज़रूरी है अनुनाद को। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अनुनाद। जब कोई पिंड मुक्त रूप से दोलन कर रहा हो और उस पर समान आवृत्ति से बाह्य बल आरोपित किया जाए तो पिंड का आयाम बढ़ जाता है, इसे अनुनाद कहते हैं। ध्वनि की तरंगें मुक्त रूप से दोलन करने वाले पिंड में अनुनाद उत्पन्न करती हैं। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। सैनिकों को पुल पर कदम से कदम न मिलाकर चलने की सलाह दी जाती है। इतिहास में लिखा है जब तानसेन जी गाते थे तो सीते चटक जाते थे। इसकी भी व्याख्या अनुनाद से की जा सकती है। ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण वह अवरोधक सतह के किनारों से मुड़कर विभिन्न दिशाओं में गमन करती है, इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। उदाहरण, सड़क पर चलती हुई गाड़ी की आवाज़ कमरे में बैठे व्यक्ति को सुनाई देना। जैसे आपके 2 कमरे हैं और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ये आपका गेट है, 2 गेट हैं, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ आप बैठे हुए हैं। अगर ये कोई व्यक्ति बोलेगा तो आपकी ये आवाज़ यहाँ से आ रही है, फिर इसके बाद यहाँ पे जा रही है, फिर आपको सुनाई दे रही है। तो ये जो दीवारों के साथ में जो ये आवाज़ मुड़ रही है इसको कहा जाएगा ध्वनि का विवर्तन। अब बात करते हैं डोपलर प्रभाव की। जब ध्वनि के स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति हो तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदली हुई प्रवृत्ति प्रतीत होती है, इसे डोपलर प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ सुनने वाले हो, यहाँ पे कोई बोलने वाला है, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आपको आवृत्ति अलग सुनाई देगी। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो भी आपको आवृत्ति अलग सुनाई देगी। जब दोनों के बीच दूरी कम हो रही हो तो इस आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। तो जब जैसे मान लो ये स्रोत है, ये श्रोता है, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो इनको आवृत्ति जो है बढ़ती हुई प्रतीत होगी। और अगर ये 2 पॉइंट पे इधर से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो आवृत्ति यहाँ पर घटती हुई प्रतीत होगी। उदाहरण, ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर आने पर उसकी आवृत्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े श्रोता को बढ़ती हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति प्लेटफॉर्म पर खड़े श्रोता को बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जबकि प्लेटफॉर्म से दूर जाने पर आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। रडार डोपलर प्रभाव के आधार पर ही विमान की गति का निर्धारण करता है। रडार डोपलर प्रभाव के आधार पर ही विमान की गति का निर्धारण करता है। प्रकाश तरंगों में भी डोपलर प्रभाव देखा जाता है। प्रयोगशाला में तारे से प्राप्त प्रकाश का विस्थापन यदि बैंगनी रंग की ओर हो रहा है तो वह तारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है, लेकिन यदि लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो वह तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। प्रकाश तरंगों में भी डोपलर प्रभाव देखा जाता है। प्रयोगशाला में तारे से प्राप्त प्रकाश का विस्थापन यदि बैंगनी रंग की ओर होता है तो वह तारा पृथ्वी की ओर गति कर रहा है, लेकिन यदि लाल रंग की ओर विस्थापित होता है तो तारा पृथ्वी से दूर गति कर रहा है। अब बात करते हैं तरंग। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो माध्यम के वास्तविक परिवर्तन के बिना गति करता है। तरंग के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तरंगों को सामान्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यांत्रिक तरंगे, वे तरंगे जिनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगे, वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे ठोस व जल की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। जैसे मान लो
कंपन की दिशा तो ये है और तरंग संचरण की दिशा ये है, तो एक दूसरे के लंबवत हो रही हैं, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाएगा। ये तरंगे ठोस तथा जल की सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। इन तरंगों का संचरण श्रृंग व गर्त के रूप में होता है। श्रृंग व गर्त के रूप में मतलब इस तरह से जाती हैं, तो ये इसको श्रृंग बोलेंगे, इसको गर्त बोलेंगे। उदाहरण, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। दो जो हाईएस्ट जो पॉइंट हैं उनके बीच की जो दूरी है इसको वेवलेंथ बोलते हैं, इसको नोड बोलते हैं। ये क्रेस्ट हो गया, ये एंटी नोड्स हो गए, इसको थ्रो बोलते हैं। और ये भी एक वेवलेंथ होती है, बराबर दूरी होती है। और यहाँ पर जो इससे लेके बीच की दूरी जो है इसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। दैर्घ्य तरंगे। अभी अपन ने पढ़ा अनुप्रस्थ तरंगे। वे तरंगे जिनमें तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होती है। ये तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। इन तरंगों का संचरण संपीड़न व विरलन के रूप में होता है। तो ये ट्रांसफर वेव तो इस तरह की हैं, और ये साउंड वेव हैं जो सेम डायरेक्शन में बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। कुछ शब्दावली जैसे आयाम। तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कणों का साम्य अवस्था से विस्थापन की अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है। जैसे ये कोई वेव है तो ये साम्य अवस्था ये वाली हो गई, ये वाली साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था कौन सी है? ये वाली साम्य अवस्था है, ये वाली। और ये कौन सा है? इसका मैक्सिमम पॉइंट है ये वाले। तो साम्य अवस्था के बीच में जो ये दूरी है इसको कहा जाएगा एम्पलीट्यूड। समझ आ रहा है? जैसे ये साम्य अवस्था ये हो गई, ये वाली साम्य अवस्था है, और इसमें जो मैक्सिमम साम्य अवस्था से जो मैक्सिमम आय दूरी है इसको कहा जाएगा एम्पलीट्यूड। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। आवृत्ति। तरंग संचरण के दौरान प्रति सेकंड कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। तरंग संचरण के दौरान प्रति सेकंड कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या है? एच जेड, हर्ट्ज है। एच जेड, हर्ट्ज ने इसको दिया था तो इसको हर्ट्ज एच जेड बोलते हैं। जैसे मान लो ये है, अगर कोई आवृत्ति 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड हुआ है, ये टाइम बराबर है 1 सेकंड, और इसमें ये इतने सारे कंपन मान लो 10 कंपन कर दिए तो उसको बोला जाएगा 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल। तरंगे संचरण के दौरान एक कंपन में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तरंग दैर्घ्य। तरंग संचरण के दौरान एक कंपन की लंबाई या दो पास पास स्थित श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। जैसे मान लो ये कोई वो है, वेव है, तो यहाँ दो श्रृंग हैं या दो गर्त हो गए, इनके बीच की दूरी क्या कही जाएगी? वेवलेंथ कही जाएगी। या फिर एक बार ये वेव यहाँ से जाके यहाँ तक आ गई तो इसको भी क्या कहा जाएगा? वेवलेंथ कहा जाएगा, तरंग दैर्घ्य कहा जाएगा, एक कंपन की लंबाई। इसे लैम्बडा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंग वेग। तरंग संचरण के दौरान प्रति सेकंड तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। वी और सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वेव स्पीड बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वी बराबर एफ लैम्बडा कह दो, या एन फ्रिक्वेंसी हो गई, लैम्बडा हो गया वेवलेंथ। तो एन बराबर फ्रिक्वेंसी बराबर वी अपॉन लैम्बडा, और फ्रिक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टी हो गया। अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। वे तरंगे जिनको संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अयांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, और ये निर्वात में भी संचालित हो सकती हैं। वे तरंगे जिन्हें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अयांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। ये निर्वात में भी संचरित हो सकती हैं। ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब ये है कि जो इनकी संचरण की दिशा है और इनके जो गति की दिशा है और इनके कंपन की दिशा है एक दूसरे से क्या होती है? लंबवत होती है। इनमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा लंबवत होती है। इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और तरंग संचरण की दिशा जो है वो भी इनके लंबवत है। तो ये हो गया एक्स, वाई और जेड, ये तीनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आप भी जानते हो, पढ़ा होगा आपने। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लैम्बडा जो होता है
फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाने के बाद में क्या होता है, ये जो यहाँ पे पास 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 आते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर ये बहुत नज़दीक आ रही है इनके कंपन की दिशा। वैसे यहाँ लैम्बडा कम होता जा रहा है, तो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 लैम्बडा, तो लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्न हैं। गामा किरणें, इन तरंगों की खोज पोल विलार्ड ने की थी। ये तरंगें रेडियो समस्थानिकों से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है और विशेष तत्वों की पहचान हेतु किया जाता है। इनका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इनकी भेदन क्षमता, ऊर्जा व आवृत्ति सर्वाधिक होती है। इन तरंगों की खोज पोल विलार्ड ने की थी। ये तरंगें रेडियो समस्थानिकों से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग कैंसर के उपचार हेतु किया जाता है तथा विशेष तत्वों की पहचान हेतु किया जाता है। इनका तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इनकी भेदन क्षमता, ऊर्जा व आवृत्ति सर्वाधिक होती है। एक्सरे, एक्सरे खोज रोंजन ने की थी। धातुओं पर उच्च ऊर्जा युक्त जांच हेतु, कैंसर के उपचार हेतु। यूवी तरंगे, जॉन रीटर ने इनका खोज की थी। सूर्य के समान उच्च तप्त निकायों से इनकी खोज हुई है। जीवाणु को नष्ट करने में इनका उपयोग किया जाता है। जल का शुद्धिकरण, मशीनों की सफाई, शल्य उपकरणों को विसंक्रमित करना आदि। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बर्गर अलार्म में, फ्लोरेसेंट ट्यूब में, आंखों की लेसिक सर्जरी में इनका उपयोग किया जाता है। अब बात आता है दृश्य तरंगे। न्यूटन ने खोज की थी। तरंग दैर्घ्य है 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 10⁻⁷ मीटर या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। दृश्य विकिरणों का उत्सर्जन और परावर्तन करने वाली वस्तुओं जैसे बल्ब, दीपक आदि। उपयोग क्या है, वस्तु को देखने में, लेजर निर्माण में। अवरक्त तरंगे, इनकी खोज की थी हर्शेल ने। इनका उपयोग होता है अवरक्त तरंगों का फोटोग्राफी में, डाटा हस्तांतरण में, सुदूर संवेदन में, मांसपेशियों में खिंचाव होने पर, फिजियोथेरेपी के दौरान। सोलर वाटर हीटर में होता है, तो सोलर कुकर में होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में होता है, गर्मी पृथ्वी को गर्म रखने में होता है, इंफ्रारेड डिटेक्टर में होता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म तरंगे। शॉर्ट वेव्स, हर्ट्ज ने इनका खोज की थी। तरंग दैर्घ्य इनका होता है 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक। आवृत्ति होती है इनकी 10⁻11 हर्ट्ज से 10⁸ हर्ट्ज तक। विशेष निर्वात ट्यूब, ऑसिलेटिंग परिपथ द्वारा इनकी खोज होती है। उपयोग, टीवी, मोबाइल, वाईमैक्स, माइक्रोवेव में भोजन पकाने हेतु, रडार में वायुयानों के नेविगेशन हेतु, वाहनों और क्रिकेट की बॉल की गति मापने हेतु, ब्रह्मांड में तापमान के अंतर का मापन करने हेतु इनका उपयोग होता है। अब बात करते हैं ELF, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी बैंड। फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है 3 किलो हर्ट्ज से बहुत कम होती है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेंज 3 से 30 हर्ट्ज। लो फ्रीक्वेंसी रेंज 30 से 300 किलो हर्ट्ज। मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज 30 मेगा हर्ट्ज। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी 3 से लेकर 30 गीगा हर्ट्ज। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी 30 से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज। रेडियो तरंगे, इनकी खोज मार्कोनी ने की थी। तरंग दैर्घ्य होता है 1 मीटर से 10⁴ मीटर। आवृत्ति होती है 10⁹ हर्ट्ज से कम। स्रोत, चालक तार में त्वरित गति से चलने वाला आवेश द्वारा। इनका उपयोग है मोबाइल में, रेडियो और टीवी में। अब बात करते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद NMR। NMR वह तकनीक है जिसमें किसी परमाणु का नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उस पर आरोपित रेडियो आवृत्ति से उत्तेजित होकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कहने का मतलब ये है कि किसी परमाणु का नाभिक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उस पर आरोपित रेडियो आवृत्ति से उत्तेजित होकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। किसी परमाणु का नाभिक, कोई परमाणु का नाभिक है, कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव में आ रखा है,
तो उस पर आरोपित रेडियो आवृत्ति से उत्तेजित होकर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। नाभिक उस पर आरोपित रेडियो आवृत्ति फोटोन को एक निश्चित आवृत्ति में पुनः उत्सर्जित करता है, जिससे उसकी संरचना के संबंध में जानकारी मिलती है। इस तकनीक के अंतर्गत किसी अज्ञात कार्बनिक मिश्रण में उपस्थित H तथा प्रोटॉन के आधार पर उसकी संरचना ज्ञात की जाती है। NMR तकनीक से विभिन्न प्रकार के NMR सक्रिय नाभिकों का अध्ययन किया जाता है, जैसे 1H, 13C, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इनका अध्ययन किया जाता है। NMR सक्रिय तत्व, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान या दोनों विषम संख्या होती हैं, जिससे इनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 शून्य नहीं होता है। इनमें नाभिकीय प्रचक्रण का गुण पाया जाता है 1H1, 7N14, 6C13। NMR असक्रिय तत्व, इनमें परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान दोनों ही समसंख्या होती हैं। न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है और इनमें नाभिकीय प्रचक्रण का गुण नहीं पाया जाता 8O16, 6C12। केवल NMR सक्रिय तत्वों में ही नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद उत्पन्न हो सकता है। NMR तकनीक की खोज 1946 में फेलिव ब्लोच व एडवर्ड पर्सेल ने की थी। इस तकनीक के चिकित्सीय उपयोग की शुरुआत रेमंड डेमेडियन द्वारा की गई थी। नाभिकीय प्रचक्रण, परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। इसी प्रकार परमाणु का नाभिक जो कि उसमें उपस्थित प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है, वह भी अपने अक्ष पर यादृच्छिक रूप से घूर्णन करता है। इसे न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं और इसी कारण नाभिक एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्योंकि सभी प्रोटॉन यादृच्छिक घूर्णन करते हैं तो उनमें एक रूपता का अभाव होता है। मान लो कोई यहाँ पर कोई किसी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चारों तरफ तो ये परिभ्रमण कर ही रहा है, लेकिन ये अपनी कक्षा जो है, इलेक्ट्रॉन खुद की कक्षा है, वहाँ पर भी ये घूम रहा है। जैसे पृथ्वी घूमती है ना, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है और खुद के अक्ष पर भी घूमती है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सेम नाभिक के अंदर भी जो प्रोटॉन होते हैं उसमें भी धनावेश होता है और वो भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। और इस कारण एक नाभिक एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। प्रोटॉन यादृच्छिक घूर्णन करते हैं, उनमें एक रूपता का अभाव होता है। एल्फा स्पिन अवस्था, नाभिक पर बाह्य चुंबकीय प्रभाव आरोपित करने पर अधिकांश प्रोटॉन आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में स्वयं को व्यवस्थित कर लेते हैं एवं एक ही दिशा में घूर्णन करने लगते हैं, इसलिए यह अत्यधिक स्थायी अवस्था है। हालांकि इस स्थिति में कुछ प्रोटॉन स्वयं को विपरीत दिशा में व्यवस्थित करते हैं, परंतु उन्हें इस विपरीत दिशा में बने रहने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बीटा स्पिन अवस्था, ए स्पिन अवस्था में नाभिक पर रेडियो आवृत्ति की ऊर्जा आरोपित करने से प्रोटॉन अपने अक्ष पर 180 डिग्री घूमकर उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, प्रयुक्त बाह्य चुंबकीय प्रभाव के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इसे बीटा स्पिन अवस्था कहते हैं। इसमें अधिक ऊर्जा चाहिए तथा यह अस्थायी अवस्था होती है। प्रोटॉन को विपरीत अवस्था में आने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब प्रयुक्त रेडियो आवृत्ति की ऊर्जा उस पर स्तर पर पहुंच जाती है तो प्रोटॉनों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रोटॉन बी अवस्था में आ जाते हैं, यही NMR की अवस्था होती है। चूँकि बीटा स्पिन अवस्था स्थायी होती है, प्रोटॉन पुनः अल्फा अवस्था में लौटने की कोशिश करेगा एवं अवशोषित रेडियो आवृत्ति की ऊर्जा को निश्चित आवृत्ति में पुनः उत्सर्जित करेगा। ये उत्सर्जित रेडियो तरंगें हमें उस परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम प्रदान करती हैं, जिसका अध्ययन कर उसकी संरचना का पता लगाया जाता है। अनुप्रयोग, NMR तकनीक का चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक उपयोग MRI के रूप में किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में रसायनों का विश्लेषण के लिए किया जाता है। तरल एवं ठोस पदार्थों में अणुओं के संरचनात्मक स्वरूप के विश्लेषण में किया जाता है। खाद्य औषधीय सामग्री में पानी वसा अनुपात ज्ञात करने में किया जाता है। पाइपों में संक्षारक तल पदार्थों के प्रवाह की निगरानी में किया जाता है। NMR, MRI ये दोनों ही तकनीक प्रोटॉनों द्वारा उत्सर्जित रेडियो आवृत्ति के तरंगों के अध्ययन पर आधारित होती हैं। NMR इन तरंगों की आवृत्ति का उपयोग सूचना एकत्रित करने में करती है, जबकि MRI इन तरंगों की तीव्रता का उपयोग सूचना एकत्रित करने में करती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का उद्देश्य किसी पदार्थ को रासायनिक संरचना का पता लगाना है, जबकि MRI का उद्देश्य शरीर तथा अंगों को विस्तृत प्रतिबिंब बनाना है। अब बात करते हैं चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। यह चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी की एक आधुनिक तकनीक है, जिसके द्वारा शरीर की आंतरिक संरचना एवं शारीरिक क्रियाओं के चित्र प्राप्त किए जाते हैं। यह पद्धति NMR तकनीक का चिकित्सीय अनुप्रयोग है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
इसमें परंपरागत स्कैनिंग पद्धतियों की भांति एक्स विकिरणों तथा आयनीकृत विकिरणों का प्रयोग नहीं होता है, जिससे एमआरआई या पद्धति अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जाती है। शरीर के कोमल ऊतकों अंगों का चित्र यह अन्य स्कैनों से अधिक अच्छा बनाता है। यह तकनीक एनएमआर के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके लिए एक एनएमआर सक्रिय तत्व की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन सबसे अच्छा एनएमआर सक्रिय तत्व है जो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप में बहुतायत में पाया जाता है। पानी शरीर का 70% वसा अधिक रूप में। एमआरआई स्कैन में इन्हीं हाइड्रोजन परमाणुओं को एनएमआर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इससे एमआरआई द्वारा शरीर के कोमल अंगों के अच्छे चित्र प्राप्त किए जाते हैं तथा दांत, हड्डियों जैसे अंग जिनमें पानी वसा न होने के कारण हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है के लिए एमआरआई स्कैन उपयोगी नहीं है। आंतरिक अंगों की पहचान के अतिरिक्त एमआरआई शरीर में रक्त प्रवाह की जांच, चिकित्सीय रिसर्च में भी उपयोगी है। एमआरआई तकनीक अजैव वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त करने, उद्योगों में रासायनिक विश्लेषण आदि में भी उपयोगी है। क्रियाविधि: मशीन के मध्य की खाली जगह में मरीज को लिटाया जाता है। इसमें बाह्य चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अतिचालक चुंबक का उपयोग किया जाता है, जो कि मशीन में एक कुंडलित ट्यूब के रूप में व्यवस्थित होती है। चिकित्सीय उपयोग की एमआरआई मशीनों में यह सुपर कंडक्टर चुंबक 1.5 टेस्ला का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इस चुंबक की अतिचालकता बनाए रखने के लिए इसे अत्यधिक ठंडा रखना पड़ता है। इसके दोनों ओर तरल हीलियम भरकर इसे ठंडा रखा जाता है। तरल हीलियम की दोनों परतों को एक ओर चुंबक लगा रहता है, दूसरी ओर इन्हें तापरोधी परतों से ढक दिया जाता है। चुंबक एवं हीलियम की परतों के अंदर की तरफ एक चुंबकीय ग्रेडियंट की परत होती है, जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को स्कैन की जाने वाली विशेष पर केंद्रित करने के लिए कार्य करती है। के अंदर रेडियो आवृत्ति की तरंगें ट्रांसमिट करने वाली परत होती है, जो एनएमआर सक्रिय तत्वों के परमाणुओं के प्रोटॉन को उत्तेजित कर उन्हें स्पिन अवस्था में ले आती है। प्रोटॉन अपनी अस्थायी बी स्पिन अवस्था से पुनः ए स्पिन अवस्था में लौटने के क्रम में रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है। ये उत्सर्जित रेडियो तरंगें शरीर के विभिन्न ऊतक अंग की संरचना के अनुसार अपनी ऊर्जा, तीव्रता, तरंग दैर्ध्य आदि में विभिन्न होती हैं, जिसकी सहायता से शरीर के उस अंग की आंतरिक संरचना का प्रतिबिंब बनाया जाता है। चूँकि भिन्न भिन्न ऊतकों में उपस्थित पानी वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, इसलिए एमआरआई द्वारा उन्हें सुस्पष्ट चित्र प्राप्त किए जाते हैं। जब भी किसी ऊतक की संरचना में कोई परिवर्तन आता है, जैसे गांठ बनना, कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति, तो ऊतक के उस प्रभावित भाग द्वारा उत्सर्जित तरंगें उसके स्वस्थ भाग द्वारा उत्सर्जित तरंगों से भिन्न हो जाती हैं। परिणामस्वरूप ऊतक में आई यह विकृति एमआरआई द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में स्पष्ट दिखाई देती है। एमआरआई में चित्रों को अधिक स्पष्ट व उच्च गुणवत्ता का प्राप्त करने के लिए एक विभेदी कारक गैडोलिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऊतक में उपस्थित द्रव की मात्रा के आधार पर एमआरआई स्कैन द्वारा सफ़ेद से काले रंग के बीच में प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में पानी वसा की उपस्थिति वाले ऊतक अच्छे संकेत देते हैं। रेडियो तरंग उत्सर्जन के कारण इनका उच्चित अपेक्षाकृत हल्के रंग का बनता है। सूजन गांठ वाले भागों का चित्र गहरे रंग का बनता है। दांत, हड्डी आदि का चित्र लगभग काले रंग का बनता है। लाभ: इससे आंतरिक अंगों के परत दर परत चित्र प्राप्त किए जा सकते हैं। शारीरिक क्रियाकलापों, रक्त प्रवाह आदि की जाँच की जा सकती है। किसी प्रकार की गांठ की आरंभिक अवस्था में पता लगा सकता है। शरीर में ग्रे व्हाइट मैटर की जांच की जाती है। हानिकारक विकिरणों के प्रभाव न होने के कारण यह तकनीक अधिक सुरक्षित है। पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। कमियां: यह तकनीक अधिक महंगी है। दांत, हड्डी जैसे अंग जिनमें पानी नहीं होता, उनकी जाँच एमआरआई से नहीं की जा सकती। तीव्र चुंबकीय बल प्रयुक्त होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का स्कैन नहीं किया जा सकता जिनके शरीर में धातु का बना कोई उपकरण प्रस्तावित हो किया गया हो। पेसमेकर, हड्डी जोड़ने हेतु धातु की छड़ बोल्ट आदि। कभी कभी गैडोलिनियम के शरीर पर नकारात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने कवर किया है